Welcome back friends. Now in this lecture today we are going to discuss about the compound epithelium. अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में? सिंपल एपिथेलियम में सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। जितने भी प्रकार के सिंपल एपिथेलिया थे इन सब पर डिस्कशन हो गया था और आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम पर। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि एपिथेलिया को क्लासिफाई करने के दो आधार होते हैं। कौन कौन से? पहला हमने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ सेल, कोशिकाओं का आकार किस तरह का होता है, और उसमें हमने आपको बताया था कि तीन बेसिक शेप होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। दूसरा बेसिस हमने आपको बताया था एपिथेलिया को क्लासिफाई करने का, वो क्या था कि कितने लेयर हैं। अगर इसमें सिंगल लेयर है तो उसको सिंपल एपिथेलियम कहेंगे, अगर इसमें दो लेयर है तो हम इसको कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे। हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियम, इनके डिफरेंट टाइप्स, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनके काम किस तरीके के हैं, इन सब पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज जो डिस्कशन करने चल रहे हैं वो कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में है। नाउ लेट्स स्टार्ट कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में आप जानते हैं, सबसे पहली बात यही है कि जो कंपाउंड एपिथेलिया होते हैं ये सभी मोर देन वन लेयर थिक होते हैं। मींस मोर देन one layer thick. These are more than one layer thick. कौन? कंपाउंड एपिथेलियम। इनकी थिकनेस, फिर अगर ये मोर देन वन लेयर थिक है तो फिर इनका फंक्शन बेसिकली होगा क्या? तो इनका जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन इट इज प्रोटेक्शन। Their main function is protection, and these have limited role in secretion and absorption. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, तो आपको बोलना है क्योंकि इनकी थिकनेस एक से अधिक परत में मोटे होते हैं और इस वजह से ये वहां पर पाए जाते हैं जहां पर इनको हमारे शरीर की सुरक्षा करने की जरूरत होती है। जो लिमिटेड रोल होता है इनका, अभी हमने आपको बताया कि लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका मुख्य काम है प्रोटेक्शन एंड दीज हैव वेरी लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्योंकि आपको पता है कि सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मटेरियल्स को एक लेयर को क्रॉस करना होता है और क्रॉस करने के लिए लेयर में थिकनेस जितनी ज्यादा होगी क्रॉस करना उतना ही कठिन हो जाएगा। तो नाउ कम टू सी द टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। ये कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। अगर हम टाइप की बात करें, बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप एंड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेचिंग एबिलिटी। स्ट्रेचिंग एबिलिटी, इनमें से एक ऐसे हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और दूसरे हैं स्ट्रेटिफाइड। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है यहां पर, दीज हैव द एबिलिटी टू स्ट्रेच, एबिलिटी टू स्ट्रेच। जैसे रबड़ होता है, इनको अगर आप खींचेंगे तो फैलाव उसमें होता है, तो इस प्रकार की एबिलिटी, स्ट्रेचिंग एबिलिटी जिसको हम बोल रहे हैं, ये होती है। और ऐसे एपिथेलियम को हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहेंगे। हम अभी इन पर डिस्कशन और डिटेल में करेंगे कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते क्या है।
दूसरे हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ध्यान रहे कि यह जो क्लासिफिकेशन दो ग्रुप में इनका हो रहा है, ये केवल किस आधार पर है? यही आधार पर है कि इनमें स्ट्रेच करने की पावर है या नहीं है। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं, दीज डू नॉट हैव द एबिलिटी टू स्ट्रेच। ये तो इस तरह से ये दो बेसिक टाइप के एपिथेलियम हो गए जो कंपाउंड एपिथेलियम है, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, देयर पावर, देयर कैपेसिटी टू स्ट्रेच। खिंचाव सहने की पावर है या नहीं है? तो इनमें खिंचाव सहने की पावर है और ये खींचे नहीं जा सकते। ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, आइए और इनके बारे में और हम डिटेल जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। इनको ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक विशेष प्रकार का नाम क्यों दे रहे हैं? आइए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एक नाम और भी है, आल्सो नोन एज यूरोथेलियम। एक नाम और है इनका, यूरोथेलियम। यूरोथेलियम क्यों कहते हैं? यूरोथेलियम इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज आर फाउंड in the lining of urinary tracts। यूरोथेलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एक दूसरा नाम है, और इसलिए है क्योंकि ये ऐसी नलिकाओं में उनकी लेयर बनाते हैं, आंतरिक स्तर बनाते हैं, जिनमें से हो करके यूरिन का फ्लो होता है, यानी कि मूत्र फ्लो कर रहा होता है। उसकी लाइनिंग का निर्माण करने का काम किसका होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम का होता है। दो नाम हो गए, एक नाम ट्रांजिशनल, अभी हम आपको बताएंगे कि इनको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों कहते हैं। दूसरा नाम यह है कि हम इनको यूरोथेलियम क्यों कहते हैं, क्योंकि यूरोथेलियम इसलिए कहते हैं कि ये यूरिनरी जो ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी लाइनिंग बनाने का काम करते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों कहते हैं? अभी हमने आपको बताया कि चूंकि ये कंपाउंड एपिथेलियम है तो मोर देन वन लेयर थिक होंगे, तो जब ये स्ट्रेच कंडीशन में नहीं होते, जब ये खिंचाव की स्थिति में नहीं होते, तो इनमें तीन डिफरेंट जोन्स दिखते हैं, और इस आधार पर दिखते हैं कि इनकी कोशिकाओं की बनावट अलग अलग होती है। हम थोड़ा सा इसे डायग्राम से आपको क्लियर करते हैं। आइए और डायग्राम देखते हैं। ये तीन डिफरेंट जोन के बने होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दीज आर मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट जोन्स। This one is the basic layer, ये सबसे नीचे की लेयर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, these cells are cuboidal. This one is known as basal layer, and this one is made up of cuboid cells. ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, जर्मिनल भी होती है ये, और इसके बाद जो इनका जो मिडिल जोन होता है, दिस वन इज ऑक्युपाइड बाय इररेगुलर पॉलीहेड्रल सेल्स ऑफ इररेगुलर शेप लाइक दिस one. Now this one is known as middle zone. और यहां पर जो सेल्स हैं ये कैसी हैं? ये पॉलीहेड्रल सेल्स है, और इसका जो अपर जोन है, दिस अपर जोन इज ऑक्युपाइड बाय द ओवाइडल सेल्स। दिस अपर जोन and it is occupied by ovoidal cells.
ओवाइडल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लेयर इसमें ये बेसल जोन है या बेसिक लेयर कह सकते हैं आप, बीच की जो है ये इसको हम मिडिल जोन कह सकते हैं, और इसके ऊपर की जो लेयर है दिस वन इट इज नोन एज द अपर जोन। और आप ये भी देख रहे हैं कि इनकी अलग अलग जोन में कोशिकाओं का आकार अलग अलग तरीके का है। बेसल जोन स्ट्रिक्टली इट इज मेड अप ऑफ कोवाइडल सेल्स, ये जर्मिनल होती है। अगर किसी भी प्रकार से ऊपर की लेयर डैमेज हो रही है तो नीचे से इनकी रिपेयरिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं और मिडिल जोन की बात करते हैं, और फिर इसके ऊपर होता है अपर जोन। अब इन्हें हम ट्रांजिशनल क्यों कहते हैं? अभी हमने आपको बताया कि इनमें स्ट्रेचिंग की पावर होती है, स्ट्रेचेबिलिटी, खिंचाव सहने की। जैसे प्लास्टिक की थैली होती है वो उसमें स्ट्रेचिंग होती है, गुब्बारा जैसे होता है, गुब्बारे में आप हवा भरते हैं तो क्या होता है, उसकी दीवार स्ट्रेच करती है और पतली हो जाती है। जिस समय ये खिंचाव की स्थिति में होते हैं तो इनकी जो सभी सेल्स होती हैं जो अलग अलग शेप की हैं, जैसे ये ओवाइडल है, ये पॉलीहेड्रल है, ये सब जब खींचती हैं तो सारी की सारी फ्लैट हो जाती है, फ्लैट चपटी हो जाती है। एंड दीज अपीयर जस्ट लाइक स्क्वामस सेल्स, क्योंकि यहां पर कोशिकाओं के आकार में ट्रांजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। किसका? कोशिकाओं के आकार का। इसलिए ऐसे एपिथेलियम को हम नाम देते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, बिकॉज ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग दीज सेल्स lose their original shape and come to occupy the squamous shaped cells. Therefore, the name is transitional epithelium. चूंकि अपने आकार में परिवर्तन कर लेती हैं जिस समय ये खिंचाव की स्थिति में होती है। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी स्ट्रेचिंग क्यों होती है? जाहिर सी बात है कि जिस ट्रैक्ट का निर्माण करते हैं उसमें जब कोई मटेरियल फिल करता है तो इनकी दीवार में तनाव पैदा होता है और ये खिंचान की स्थिति में आ जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का मटेरियल फिल करके और स्ट्रेचिंग करने की जो बात हम कर रहे हैं ये हमारे कौन से ऑर्गन में होता है? तो ये होता है हमारी यूरिनरी सिस्टम में। अब आप यूरिनरी सिस्टम में आप समझते हैं हमारी किडनी होती है। किडनी में जो यूरिन बनता है ये सबसे पहले इसका कलेक्शन कहां होता है? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन किडनी इट इज कलेक्टेड इन द पेल्विक रीजन, रीनल पेल्विस में कलेक्ट होता है। ये एक प्रकार का चैम्बर होता है जो किडनी के अंदर होता है। फिर यहां से यूरिन डिस्चार्ज होकर के किडनी से बाहर जिस नली से आती है उसको हम नाम क्या देते हैं? दैट इज नोन एज यूरेटर। यूरेटर यूरिन को आपकी किडनी से लेकर के सीधे आता है और यूरिन को कलेक्ट करता है कहां पर? तो इट इज कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन पीरियोडिकली डिस्चार्ज होता है थ्रू द यूरेथ्रा। इस प्रकार से हमारी बॉडी में ये 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर उनकी लाइनिंग का निर्माण इस प्रकार के एपिथेलियम से होगा, और एपिथेलियम का नाम क्या होगा? दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नाउ इनकी लोकेशन अगर हम देखें, डायग्राम हम मिटा दें, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इस पर? नो क्वेश्चन। See this structure here. This one is your kidney, and this inner chamber inside the kidney is known as pelvis, and this tube here emerging out of kidney is known as ureter. This one is known as ureter. This structure, that is the bladder-like structure, is known as your urinary bladder. Urinary bladder. And this structure is known as urethra. ये 4 ऐसे स्ट्रक्चर है, कौन कौन? पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. These are the 4 organs, the lining of which is made up of. यहां पर जो सेल्स हैं, ये जो इनकी लाइनिंग बन रही है, अब आप समझ सकते हैं ये कौन सा एपिथेलियम होगा? अभी हमने डिस्कशन किया, इसका नाम क्या होगा? दैट इज ट्रांजिशनल
ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये इसका नाम होगा। तो इस तरह से ट्रांजिशनल एपिथेलियम की लोकेशन अगर हम देखें तो ये यहां पे स्थित है। दिस इज फॉर्मिंग द लाइनिंग ऑफ योर पेल्विस, रीनल पेल्विस, and it is continued in ureter as well as in urinary bladder and urethra। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पेल्विस की लाइनिंग, यूरेटर की लाइनिंग, यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग और यूरेथ्रा की लाइनिंग, इन सभी जगह पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है। इनका जो मेन फंक्शन अभी हमने आपको बताया था, दैट इज प्रोटेक्शन। किस चीज से प्रोटेक्शन करते हैं आपकी? इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। अगर किसी भी प्रकार की इंजरी इस दीवार पर कहीं पर भी होती है तो उसकी रिपेयरिंग और हीलिंग करने का काम ये एपिथेलियम करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इनका जो बेसिक जोन है, इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। These are germinal in nature and these have ability to repair and heal of the injured portion of the pelvis, ureter or the urinary bladder। तो इस प्रकार से ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। दूसरा, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन के चांस हमेशा बने रहते हैं। बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास कैटेगरी का जो बैक्टीरिया है, इसका इन्फेक्शन इस लाइनिंग में कहीं पर कभी भी हो सकता है और इस कॉमन डिसीज का नाम है यूटीआई। यूटीआई स्टैंड्स फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को रोकने में ये आपका एपिथेलियम काफी मददगार है। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेसिफिक है और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट की जो है प्रोटेक्शन उसका करता है, उसकी सुरक्षा करता है जर्म्स के इन्फेक्शन से किसी भी प्रकार का। अगर लोकेशन आप समझ गए होंगे कहां कहां पर पाया जाता है। नाम ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके शेप में, इनकी कोशिकाओं के शेप में ट्रांजिशन होता है। नाम यूरोथेलियम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ऐसे लाइनिंग को बनाते हैं जहां पर यूरिन भरा हुआ होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें स्ट्रेचिंग की पावर नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। The second one, that is the stratified epithelium। थिकनेस कितनी है? मोर देन 1 लेयर थिक, मोर देन 1 लेयर थिक। इनकी मोटाई एक परत से ज्यादा होती है, लेकिन स्ट्रेचिंग की पावर नहीं है। और क्या नहीं है इनमें? दीज डू नॉट हैव द स्ट्रेचिंग पावर। स्ट्रेचिंग की पावर इनमें नहीं है। और फिर इनको अगर हम कैटेगराइज करें, क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल शेप, इनको अगर हम कैटेगराइज करें तो ये फिर वही 3 प्रकार की, जैसे आपने सिंपल एपिथेलियम पढ़ा था, यहां पर हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड, स्क्वामस एपिथेलियम। The second one, that is stratified cuboidal epithelium, and the third one, that is stratified columnar epithelium, columnar epithelium। इस तरह से
ये इनकी तीन कैटेगरी है। किसकी? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की तीन कैटेगरी हो गई, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। हम इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, द फर्स्ट वन। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस क्या प्रॉपर्टी है इनकी? मोर देन वन लेयर थिक, एक परत से ज्यादा मोटी है, इसीलिए नाम क्या पड़ा इनका? स्ट्रेटिफाइड। सेल्फ शेप की अगर हम बात करें तो ये कैसी है? दीज आर स्क्वामस, इसीलिए नाम क्या पड़ा इनका? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब इनमें अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है ये दो तरीके के होते हैं, टू टाइप। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम आर ऑफ टू बेसिक टाइप्स। इनमें से पहला है केराटिनाइज्ड। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, और इसमें जो दूसरा है वो है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये है जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है। बेसिक फीचर इनका मोर देन वन लेयर थिक होती है और कोशिकाओं का आकार स्क्वामस स्केल शेप होता है, हमने आपको शुरू में बताया था। और ये दो तरीके की, ये जो क्लासिफिकेशन यहां होने जा रहा है ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के डिपोजिशन की वजह से होता है। एक ऐसे एपिथेलिया जिनके आउटर सरफेस पर केराटिन प्रोटीन, सेल के अंदर जो आउटर सरफेस बनाने वाली सेल होती है अपर जोन की, उनमें विशेष प्रकार के प्रोटीन केराटिन का डिपोजिशन होता है। और केराटिन डिपॉजिट होने की वजह से ये सेल साइटोप्लाज्म को डिहाइड्रेट कर देता है, यानी कि उसमें से पानी समाप्त कर देता है और बॉर्डर को वाटर प्रूफ कर देता है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको वाटर प्रूफ कर देता है। साइटोप्लाज्म के अंदर पानी रह नहीं जाता है। तो आपको मालूम है कि पानी अगर नहीं है तो गेटिंग डिहाइड्रेटेड द सेल्स गेट डाइड। तो ऐसी कंडीशन में ये जो कोशिकाएं हैं इनकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि केराटिन जो ग्रेन्यूल्स इनके अंदर डिपॉजिट होते हैं ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो दूसरी है ये स्मूथ सरफेस पर पाए जाते हैं, ये सरफेस जो गीले होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में केराटिन का डिपोजिशन नहीं होता। तो आइए और पहले हम देखें केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया आपके शरीर में कहां कहां पाए जाते हैं। ये जो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, अगर इनकी लोकेशन हम अपने शरीर में देखें कि ये कहां कहां पाए जाते हैं तो दीज आर फाउंड ऑन द एक्सपोज्ड सरफेस टू एयर। हवा के संपर्क में हमारे शरीर का जो हिस्सा होता है, सीधी सी बात यह है कि आउटर सरफेस ऑफ स्किन, ये हमारे स्किन की सबसे बाहरी लेयर बनाती है। और इस प्रकार के एपिथेलियम की जो बाहरी लेयर सेल्स की होती है वो डेड होती है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल दैट इज नोन एज स्ट्रेटम कॉर्नियम। नाम सुना होगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन
and it is formed by the cells that are already dead because of the deposition of keratin granules. केराटिन की वजह से ये सेल्स डेड होती हैं और इनके जो कुछ डेराइव्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें भी यही एपिथेलियम पाया जाता है। स्किन डेरिवेटिव्स, जो हमारे स्किन डेरिवेटिव्स हैं इनमें कौन कौन है, जैसे हेयर्स, आपके बाल, नेल्स, हूफ जानवरों में पाया जाता है, स्केल्स, फेदर्स, हॉर्न्स, क्लॉज, इस प्रकार की सेल्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे स्किन के डेरिवेटिव्स होते हैं, हेयर्स, नेल्स यानी नाखून, हूफ जानवरों में जो खुर होता है, स्केल्स सांप के सरफेस पर जो स्केल होता है, फेदर्स पक्षी के जो पंख होते हैं, जानवरों में सींग होती है और पंजे होते हैं जो कि कुत्तों में पंजे होते हैं, पशुओं में पंजे होते हैं, उन सब में किसी प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है। कौन सा? केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ध्यान रहे कि इनमें इस एपिथेलियम की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, स्ट्रेटम बेसल जिसको बोलते हैं या स्ट्रेटम मालपीजी बोलते हैं, वो जर्मिनल होती है। इसीलिए इसका रीजनरेशन बहुत फास्ट होता है। अगर कहीं आपकी स्किन जल जाए तो उसकी जगह पर नीचे से नई लेयर बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रेटम मालपीजियन लेयर होती है जो कि इसको रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें कि नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कहां कहां पाया जाता है, यू कैन सी द पोजीशन ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फाउंड ऑन स्मूथ and wet surfaces of the body। लोकेशन की अगर हम बात करें, हमारे शरीर में इनके लोकेशंस क्या है, तो इनर लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, फायरिंग्स, लिप्स, एनल कैनाल एंड वेजाइना। ये सब बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर सरफेस गीला है और चिकना है, लेकिन काम है इनका क्या? प्रोटेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बॉडी में जहां जहां पाए जाएंगे उनमें केराटिन नहीं होगा, सरफेस हमेशा गीला होगा। जैसे आपकी बक्कल कैविटी में सलाइवा क्या करता है? आपके मुंह को गीला रखता है। होठों के अंदर की जो मार्जिन है वो आपके सलाइवा के संपर्क में होती है तो बहुत ही स्मूथ होता है। आपका जो ओसोफेगस होता है उसकी जो इनर लाइनिंग है सबसे अंदर वाली, जिसको हम ट्यूनिका एडवेंटिसिया भी कहते हैं, ये कैसी होती है? ये स्मूथ होती है और म्यूकस से गीली होती है। तो यहां पर भी यही होता है। एनल कैनाल जिधर से फीकल मैटर पास होता है, वेजाइनल कैनाल, ये सब इसी प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कि ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। अब बात करेंगे हम स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। अभी तक आपने ये स्ट्रैटिफाइड में स्क्वामस पढ़ा है, अब इसके बाद स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थिकनेस मोर देन वन लेयर होगी, थिकनेस मोर देन वन लेयर। सेल शेप की बात करें अगर, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। लोकेशन हमारे शरीर के अंदर अगर हम देखें, फॉर्म द लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट,
पैंक्रियाटिक डक्ट की लाइनिंग बनाते हैं, सैलिवरी डक्ट, डक्ट्स ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये सही। तो ये लोकेशंस है हमारी बॉडी में। जनरली जो ग्लैंड्स का जो डक्ट पार्ट होता है, ध्यान रहे दो प्रकार की ग्लैंड आगे आप पढ़ेंगे, जिनमें से एक डक्टलेस ग्लैंड होती है, दूसरी डक्टेड ग्लैंड होती है। तो जो डक्ट से युक्त ग्लैंड होती है, नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, उनके नलिकाओं की आंतरिक स्तर इनका जो होता है वो इसी प्रकार के एपिथेलियम से बना होता है। जैसे आपका पैंक्रियाटिक डक्ट है, सैलिवरी डक्ट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की डक्ट है, ये सारी इस तरह की, ये सभी के सभी इसी प्रकार के एपिथेलियम से बने होते हैं। और इसमें लास्ट है दैट इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। फिर यहां पर वही बात, मोर देन वन लेयर थिक, more than one layer thick, and cells are columnar. लोकेशन की बात अगर हम करें बॉडी में कहां कहां पाए जाते हैं, अगर इनके लोकेशन की बात करें तो ये यूट्रस की लाइनिंग में होते हैं, एपिडाइडिस में होते हैं, वास डिफरेंस में होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में होते हैं, ये सभी लोकेशंस बॉडी में होते हैं जो कि स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों एपिथेलियम सिंपल और कंपाउंड ये दोनों हमने आपको डिस्कशन कर लिया है। अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्प्ले करेंगे, आपको ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, और कुछ स्पेशल टाइप के एपिथेलियम का डिस्कशन अपने अगले लेक्चर में हम करेंगे। आज के हमारे इस लेक्चर में आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। थैंक यू।